कहानी की शुरुआत एकदम बवाल होती है जब दुनिया भर में अचानक से पोर्टल्स खुलने लगते हैं और उनमें से ऐसे खूंखार मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं जो हर तरफ तबाही मचा देते हैं। फिर एंट्री होती है हमारे हंटर्स की। 7 हंटर्स ने मिलकर अपनी वीआईपी नोबल फैमिलीज बना ली, लेकिन अपना हीरो इन सबसे अलग था। वो बिना किसी भगवान या डिवाइन हेल्प के अपने ही दम पर टॉप पर पहुंच गया। मतलब बिना किसी गॉडफादर या नेपोटिज्म के अपना भाई ईस्ट का एक मिरेकल वॉरियर बन गया, जिसके साथ साए की तरह डरावने स्कल्स चलते थे। लेकिन भाई, ये दुनिया किसी की तरक्की कहाँ देख सकती है। वो नोबल फैमिलीज और ऊपर बैठे सितारे अपने ईगो में आ गए। उन्हें लगा कि ये अकेला बंदा उनके बनाए हुए सिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है एक पूरे शहर पर, जो आग की लपटों में ऐसे जल रहा था जैसे कोई असली नर्क हो। वहां कई वॉरियर्स पड़े थे जिन्हें सिर्फ इस इनविंसिबल हीरो को हराने के लिए भेजा गया था, लेकिन सब के सब धूल चाट रहे थे। तभी वहां एक फेमस मैजिक फैमिली अपनी बड़ी सी झंडी लेकर इस तबाही के बीच हीरो वाली ग्रैंड एंट्री मारती है। हमारा हीरो जमीन पर पड़ा था। उसके हाथ में एक टूटी हुई घड़ी थी। इस भयानक लड़ाई में वो बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। उससे सांस तक नहीं ली जा रही थी और उसके चेहरे पर इस थका देने वाली बैटल का पूरा दर्द साफ दिख रहा था। जरा सोचो, उसका एक हाथ कट चुका था, वो घुटनों के बल बैठा था, लेकिन फिर भी उस वॉरियर की आंखों में अपने दुश्मन के लिए एक खूंखार और बिना पलक झपकाए देखने वाली हिम्मत थी। गुस्से से भरा हुआ वो जवान लड़का उस डेमिट्री नाम के बुढ़े मेज पर चिल्लाता है जिसने ये सारी तबाही मचाई थी। और वो दुश्मन, वो मलबे के ऊपर ऐसे एटीट्यूड में बैठा था जैसे किसी के बाप का राज हो और मजे से इस बर्बादी को देख रहा था। ये मेज असल में एक बहुत ही पावरफुल भगवान का अवतार था, और वो बड़ी बेशर्मी से इस निहत्थे जवान लड़के की बुरी किस्मत का मजाक उड़ा रहा था। हमारा हीरो धीरे से खांसता है और उससे पूछता है कि भाई, तुम लोग मुझे क्यों रास्ते से हटाना चाहते हो? क्या मेरी गलती ये है कि मेरे पास कोई भगवान नहीं है, या फिर ये कि मैंने तुम नोबल लोगों की चापलूसी करने से मना कर दिया? वो बुढ़ा जोर से हंसता है और कहता है कि दोनों बातें सच हैं। वो कहता है कि भगवान उन लोगों से सख्त नफरत करते हैं जो बिना उनकी दया के खुद अपने दम पर मजबूत बन जाते हैं। फिर वो बुढ़ा थोड़ा डरते हुए ये भी मानता है कि इस इमोर्टल किंग के पास इतनी पावर है जो उन सबको टक्कर दे सकती है, और यही बात उन सबको डराती है। हमारे हीरो को यह बहाना एकदम बकवास लगता है और वो उस जादूगर को घूरना जारी रखता है। लेकिन उसका दुश्मन समझाता है कि तुम्हारी ये अनडेड मैजिक दुनिया के रूल्स को तोड़ती है और नेचर के खिलाफ है। फिर वो मेज एक सुनहरी रोशनी के साथ चमकने लगता है और कहता है कि स्वर्ग ने भी इस शैडो वॉरियर को छोड़ दिया है। हमारा हीरो उस बुढ़े को रोस्ट करते हुए उसका मजाक उड़ाता है कि तुम तो खुद भगवान की पावर के पीछे छुपने वाले डरपोक हो, और उसे वार्निंग देता है कि वो इतनी देर से जो चुप था ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। उसी वक्त वो अपना हाथ उठाता है और उसके उस घायल शरीर से एक बहुत ही खतरनाक और भयानक डार्क एनर्जी निकलने लगती है। जमीन पर बिखरी हुई अनगिनत हड्डियां कांपने लगती हैं और उसी डरावनी पर्पल ऑरा के साथ चमकने लगती हैं। वहां डार्क मैजिक का एक भयानक तूफान आ जाता है जो साफ दिखा रहा था कि इस हंटर के पास अभी भी कुछ तगड़े ट्रिक्स बाकी हैं। फिर वो अपनी एक सीक्रेट टेक्निक यूज करता है और उस दुश्मन के चारों तरफ डोमेन ऑफ डेस्पेयर बना देता है। उस बुढ़े को तुरंत समझ आ जाता है कि ये एबिलिटी तो आत्माओं को सोख लेती है, क्योंकि वहां कंकालों की एक पूरी आर्मी खड़ी होने लगती है। उसकी इस बची हुई ताकत से इंप्रेस होकर वो बुढ़ा भी तय करता है कि अब वो अपना सबसे खतरनाक और डिस्ट्रक्टिव स्पेल यूज करेगा। वो जादूगर अपने भगवान की एक बहुत बड़ी आंख को बुलाता है और सीधे एक गोल्डन बीम फायर कर देता है। हमारा हीरो ऊपर देखता है। वो भी थोड़ा हैरान था कि ये कैसी अजीब और बेतुकी पावर है जो सीधा उसका नामो निशान मिटाने आ रही है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि अगर उसका शैडो बैरियर इस अटैक को नहीं रोक पाया तो उसका खेल यहीं खत्म हो जाएगा। रेड लाइट का एक बहुत बड़ा गोला एक भयानक और डिस्ट्रक्टिव एनर्जी के साथ फटता है, और उसी के साथ पावर की एक बीएम बिना किसी झिझक के फुल स्पीड में उस हंटर की तरफ बढ़ती है। लेकिन भाई, जो पल उसका आखिरी लग रहा था उसमें भी हमारा हीरो मुस्कुराता है और अपनी आखिरी कोशिश पर सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला करता है। वो बुढ़ा मेज एकदम शॉक में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मौत सामने है और ये बंदा हंस क्यों रहा है। तभी हमारा हीरो वो गोल्डन पॉकेट वॉच दिखाता है जो उसने अपने हाथ में पकड़ रखी थी। वो उस आर्टिफैक्ट को उस अटैक की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि ये आइटम टाइम के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। तभी एक मैसेज आता है कि ये ऑब्जेक्ट अब पास्ट में वापस जाएगा क्योंकि सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं। और फिर एक बहुत ही तेज गोल्डन लाइट फटती है, क्योंकि उस वॉरियर के लिए वक्त अब उल्टा घूमने लगा था। वो कहता है कि भाई, मेरे पास भले ही कोई डिवाइन पावर नहीं थी, लेकिन तुम्हारा ही हथियार तुम्हारे खिलाफ यूज करना मुझे अच्छे से आता है। वो हंटर उस घड़ी का यूज करके उस मेज के अटैक को अपने अंदर सोख लेता है, और वो बुढ़ा
बस फटी आंखों से ये सब देखता रह जाता है। डेमिट्री एकदम बौखला जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है कि भाई ये इमोर्टल किंग आखिर कर क्या रहा है। अपना हीरो भी एकदम स्माइल के साथ कहता है कि जिस डिवाइन पावर का तुझे इतना घमंड है ना, वही पावर मैं आज उधार ले रहा हूं। और जाते जाते पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रॉमिस करता है कि अगली बार तुम नोबल फैमिलीज का तो मैं पूरा गेम ही बजा दूंगा। बस इतना बोलते ही उस घड़ी की सुइयां तेजी से उल्टी घूमने लगती हैं। एक बहुत ही तेज और चमकती हुई रोशनी आती है और अपने हंटर की चेतना को अपने साथ ले जाती है। जब वो रोशनी कम होती है और वो आंखें खोलता है तो सबसे पहले उसे एक बहुत ही सिंपल और मॉडर्न कमरे की छत दिखाई देती है। अपना हीरो एकदम झटके से बिस्तर पर उठता है। उसका पूरा शरीर कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि पूछो मत। वो जल्दी से अपने सीने पर हाथ रखता है और इधर उधर देखता है, लेकिन फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। अरे, ये तो वही घर था जहां वो पहले रहता था। वही पुराना टीवी, वही फ्रिज, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे याद था। बिस्तर पर बैठे बैठे वो उस घड़ी को देखता है और सोचता है कि क्या सच में उसका प्लान काम कर गया। उसके अंदर एकदम से गुस्सा भर जाता है और वो कसम खाता है कि उस बुढ़े डेमिट्री को तो वो इस सब की बहुत भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा। तभी सामने एक ब्लू स्क्रीन आती है जो बताती है कि वो घड़ी अब टूट चुकी है और उसे दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। कोई बात नहीं, अपना हंटर फिर भी मुस्कुराता है क्योंकि उसने जो इतना बड़ा रिस्क लिया था वो आखिरकार काम कर गया था। उसे याद आता है कि आज ही का तो वो दिन था जब लगभग 10 साल पहले यह सिस्टम इस दुनिया में आया था। जल्दी ही एक स्टेटस स्क्रीन उसके सामने आती है जिस पर उसका नाम और उसका लेवल 1 का बिगिनर स्टेटस लिखा था। सिस्टम उस जवान लड़के से 3 ऑप्शंस में से एक स्टार्टिंग क्लास चुनने को कहता है। वो देखता है कि शुरुआत में तो बस सबसे बेसिक क्लासेस ही अवेलेबल हैं। लेकिन इस बार अपना हीरो सोच लेता है कि वो कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, उसे हर हाल में सरवाइव करना है। इसके बाद वो उठता है, अपनी जैकेट पहनता है और अपनी पुरानी नॉलेज का पूरा फायदा उठाने के लिए निकल पड़ता है। वो सीधा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में जाता है जिसका नाम था नात्सु हाबारा हंटर मार्केट। अंदर घुसते ही एक बहुत ही प्यारी सी एम्प्लॉय एक मीठी सी स्माइल के साथ उसका वेलकम करती है। वो बेचारी अभी आइटम्स के बारे में बताना शुरू ही करती है कि अपना हीरो बीच में ही उसे टोक देता है और सीधे एक रेयर रिंग मांग लेता है। वो सेल्स वुमन बेचारी एकदम कंफ्यूज हो जाती है और उसे बड़ी अजीब नजरों से देखती है। वो उसे वार्निंग देती है कि सर, ये आइटम तो शापित है, मतलब कर्सड है। लेकिन अपना हीरो फुल स्वैग में कहता है कि मुझे सब पता है, तुम बस इसकी कीमत बताओ। मार्केट से खरीदारी करने के बाद अपना हीरो वहां से निकल पड़ता है। वो बेचारी एम्प्लॉय पीछे से फिर भी पूछती रहती है कि इतने रिस्क के बाद भी क्या आप सच में इसे खरीदना चाहते हैं। जब वो डिब्बा खोलता है तो उसे पता था कि ऐसी करसट चीज की कीमत इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। एक ब्लू स्क्रीन पर रिंग ऑफ लेसर डार्कनेस की डिटेल्स और उसके उस भयानक श्राप के बारे में लिखा था। श्राप के बारे में सब कुछ जानते हुए भी वो उस अंगूठी को पहन लेता है क्योंकि भाई को पता था कि इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। अंगूठी पहनते ही एक डार्क ऑरा उसके चारों तरफ आ जाता है क्योंकि जो लोग इसके श्राप को झेल जाते हैं, ये आइटम उन्हें नेक्रोमेंसी की भयानक पावर दे देता है। एक बहुत ही खतरनाक और विलेन वाली स्माइल के साथ वो उस डार्क एनर्जी को अपने पूरे शरीर में महसूस करता है। अचानक से वो एक बहुत ही डार्क और उदास कर देने वाली जगह पर पहुंच जाता है जो एकदम किसी कभी ना खत्म होने वाले खालीपन जैसी थी। वहां वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिना किसी डर के उस अंगूठी के श्राप का सामना करता है। वो श्राप किसी और का नहीं, बल्कि उसके उसी सबसे बड़े दुश्मन उस बुढ़े मेज डेमेट्री का एक सुनहरा इल्यूजन था। हमारा हीरो उस बुढ़े की इस डरावनी शक्ल के सामने बिना डरे एकदम तान कर खड़ा रहता है। उस मेज का वो भूत फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आसमान के सितारों ने तुम्हें छोड़ दिया है। वो सुनहरा भूत अपने हाथ आगे बढ़ाता है ताकि वो हमारे हीरो के दिमाग पर अपनी पावर से एक जोरदार अटैक कर सके। वो दुश्मन बकवास करता है कि पास्ट में वापस आने के बाद भी तू मुझे कभी सच में हरा नहीं पाएगा। और इसी के साथ रोशनी का एक बहुत बड़ा अटैक उस जवान लड़के के हौसले को तोड़ने के लिए उस पर बरस पड़ता है। लेकिन अपना हीरो बस एक हल्की सी स्माइल देता है। वो बुढ़ा सोच रहा था कि इसका दिमाग खराब कर दूंगा, लेकिन सिस्टम उस अंगूठी के श्राप के इस मेंटल अटैक को वहीं ब्लॉक कर देता है। उसका वो अटैक हमारे हीरो की क्लियर माइंड नाम की एक पैसिव स्किल से टकराकर वापस लौट जाता है। तभी एक नया मैसेज फ्लैश होता है कि भाई ने अंगूठी का वो खतरनाक टेस्ट एकदम मक्खन की तरह पास कर लिया है। इस शानदार जीत के साथ ही उसके आसपास का वो डरावना और अंधेरा नजारा कांच की तरह टूटने लगता है और सब कुछ गायब हो जाता है। अब फाइनली अपने हीरो की नेक्रोमांसर वाली धांसू पावर जाग चुकी थी। उसकी एक आंख में नीली आग जलने लगती है, उसके चारों तरफ एक डार्क ऑरा फैल जाता है और वो फुल स्वैग में कसम खाता है कि अब वो एक ऐसी आर्मी बनाएगा जो सीधे भगवानों को टक्कर देगी। उस श्राप को हराने के बाद जो अंगूठी उसने पहन रखी थी ना, वो भी रेयर से अपग्रेड होकर एपिक लेवल की हो जाती है। एक बहुत ही सुकून भरी और विलेन वाली स्माइल के साथ
वो अपनी उंगली में उस नई डार्क रिंग को देखता है। इसके बाद सिस्टम उसके सामने क्लास स्क्रीन खोल देता है जिसमें 4 ऑप्शंस थे। बिना ज्यादा सोचे वो नेक्रोमैंसर वाले ऑप्शन पर टैप करता है, वही क्लास जो सीधे आत्माओं से पावर खींचती है। बस फिर क्या था, एक पर्पल कलर का ऑरा उसे घेर लेता है और उसके सामने उस क्लास का सिंबल चमकने लगता है। अपने हंटर को गाइड ऑफ द डिपार्टेड नाम की एक पैसिव एबिलिटी भी मिल जाती है जो आगे चलकर उसके बहुत काम आने वाली थी। अपनी इस नई पावर से खुश होकर वो खुद से कहता है कि चलो भाई, शुरुआत तो एकदम कड़क हुई है। लेकिन जब वो अपनी स्किल स्क्रीन देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि अभी उसके पास सिर्फ 2 ही स्किल्स हैं। पहली मरे हुए लोगों को जिंदा करने की और दूसरी हड्डियों को अपने इशारों पर नचाने की। अपना हीरो समझदार था, वो सोचता है कि भले ही उसके पास फ्यूचर की सारी नॉलेज है लेकिन अभी वो कोई बहुत तगड़ी स्किल यूज नहीं कर सकता। उसे पता था कि अगर वो सिस्टम के बनाए रूल्स के हिसाब से चला तो वो कभी अपनी मैक्सिमम पावर तक नहीं पहुंच पाएगा। इतनी जल्दी नेक्रोमैंसर बनना अच्छी बात थी, लेकिन उस बुढ़े डेमेट्री को धूल चटाने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं था। उसे किसी बहुत ही प्राचीन और पावरफुल कॉन्स्टेलेशन की पावर चाहिए थी। दिमाग में एक पूरा मास्टर प्लान सेट करके अपना जवान हीरो एक प्लेन पकड़ता है और एक बहुत ही दूर वाले आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है। उसकी मंजिल थी समय के महान देवता क्रोनस का वो फेमस और प्राचीन मंदिर। ये वो जगह थी जहां वो कॉन्स्टेलेशन रहते थे जिन्होंने ज्यूस से हारने के बाद अपनी चमक खो दी थी। वो टाइटन्स जिन्होंने अपनी हार मान ली थी, वो अभी भी भगवान की तरह काम कर सकते थे। अपना वॉरियर उस जगह पर एक बहुत पुरानी पत्थर की किताब के सामने खड़ा होता है। उसे याद आता है कि उसकी वो टूटी हुई घड़ी का असली मालिक इन्हीं हारे हुए भगवानों में से एक था। तो बस अब टाइम आ गया था इस कैद में पड़े कॉन्स्टेलेशन को ढूंढने का। बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो उस टूटी हुई पॉकेट वॉच को उस प्राचीन वेदी के ऊपर जोर से पटक कर चकनाचूर कर देता है। उस आर्टिफैक्ट के टुकड़ों से एक बहुत ही तेज और अंधी कर देने वाली सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। इसी के साथ पूरी जमीन बुरी तरह कांपने लगती है और उसके आसपास का नजारा पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक बहुत बड़े हॉल में पाता है जिसके बैकग्राउंड में एक बहुत ही खूबसूरत रंगीन कांच वाली खिड़की थी। वो अभी इधर उधर देख ही रहा होता है कि तभी एक बहुत ही रहस्यमयी और भारी आवाज गूंजती है कि इस कमरे में कौन घुस आया है। एक बहुत ही विशाल और गुस्से में भड़की हुई एंटिटी सामने आती है जो पूछती है कि उसकी नींद खराब करने की हिम्मत किसने की। लेकिन भाई, अपना हंटर कहाँ डरने वाला था। वो बस एक हल्की सी स्माइल देता है। उसके चेहरे पर उस भगवान का रत्ती भर भी खौफ नहीं था। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ समय के देवता क्रोनस का वेलकम करता है, जो सभी टाइटन्स का मौत का ताज पहनने वाला राजा था। समय का वो देवता उसे बड़ी ही सीरियस और शक भरी नजरों से घूरता है। और अपना हीरो, वो अभी भी उस घड़ी के टुकड़ों को हाथ में पकड़े हुए था जो उसे यहां तक लेकर आई थी। वो विशाल टाइटन फिर उससे पूछता है कि क्या तू ही वो छोटा सा इंसान है जो समय में पीछे जाने में कामयाब हो गया। एक स्माइल के साथ अपना हीरो इस बात को कंफर्म करता है और उसे घड़ी के वो टुकड़े दिखाता है। वो बड़ी एंटिटी उसकी तारीफ तो करती है लेकिन फिर पूछती है कि भाई, मुझे मेरी गहरी नींद से क्यों जगाया। अपना हीरो फुल रोस्टिंग मूड में आ जाता है और उसे याद दिलाता है कि कैसे क्रोनस ओलंपस से अपना सब कुछ हार गया था और अब वो बस एक भूला हुआ नाम बनकर रह गया है। एक बहुत ही शातिर और विलेन वाली स्माइल के साथ वो जवान लड़का पूछता है कि क्या आप जैसे पुराने भगवान को अपना बदला नहीं लेना है। ये सुनकर वो देवता एकदम शॉक रह जाता है और एक बहुत ही सीरियस लुक के साथ उस लड़के से अपनी बात दोहराने को कहता है। अपना हंटर सीधा ऑफर देता है कि अगर उसे बदला चाहिए तो वो देवता उसका कॉन्स्टेलेशन बन जाए। क्रोनस गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कहता है कि तेरी औकात क्या है इंसान, तू कभी किसी भगवान को उसका बदला लेने में मदद नहीं कर सकता। बातचीत के दौरान भी अपना हीरो उस टूटी हुई घड़ी को हाथ में पकड़े रहता है। वो बताता है कि पिछले जन्म में वो अपने ही दम पर 9 स्टार रैंक तक पहुंच गया था और ज्यूस भी उसकी हिट लिस्ट में शामिल है। इतना ही नहीं, वो सातों महान नोबल फैमिलीज भी अब उसके दुश्मन हैं और अगर वो उन्हें तबाह कर देगा तो ओलंपस का सारा इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। लेकिन भाई, क्रोनस को ये एम्बिशन बहुत छोटी लगती है। वो देवता ताना मारता है कि समय में पीछे आने के बाद भी तूने एक नेक्रोमैंसर बनने का रास्ता चुना। अपना हीरो भी कहाँ चुप रहने वाला था। वो पलटकर जवाब देता है कि ये बात समय के देवता के लिए सच हो सकती है लेकिन फसल के देवता के लिए नहीं। तभी एक बहुत ही पुरानी इमेज सामने आती है जो दिखाती है कि क्रोनस असल में समय और हार्वेस्ट दोनों पर राज करता है। उसका वो हथियार यानी साइथ मौत के फरिश्ते का सिंबल है और ये दोनों ही चीजें दुनिया के नेचुरल रूल्स को तोड़ती हैं। वो टाइटन उसकी इस बेबाकी और हिम्मत पर एकदम भड़क जाता है और उस इंसान से कहता है कि इतना घमंड मत कर। उस प्राचीन देवता के गुस्से से उस पवित्र जगह की जमीन भी कांपने लगती है। लेकिन अपना हंटर भी पीछे नहीं हटता। वो जोर से चिल्लाता है कि ये टाइम इन सब फालतू बातों का नहीं है। वो सीधा पूछता है कि क्या तुम हमेशा ऐसे ही बिना अपने नाम और अपनी पावर के छुपकर जीने वाले हो।
अपना हीरो उसे लगातार रोस्ट करता रहता है, ये कहकर कि ऐसे तो वो ओलंपस से भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। और इसी के साथ वो उसे अपनी खोई हुई पावर वापस पाने और ओलंपस को हमेशा के लिए खत्म करने का सीधा इनविटेशन देता है। हालांकि अंदर ही अंदर अपना हीरो पसीने पसीने हो रहा था। उसे पता था कि अगर उसका ये प्लान फेल हुआ तो उसकी तो पक्का वाट लग जाएगी। लेकिन तभी क्रोनस के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो मान लेता है कि वो अपने बदले की आग को कभी नहीं भूल पाया था। वो देवता फिर फैसला करता है कि वो इस लड़के का टेस्ट लेगा, ये देखने के लिए कि क्या सच में इसके अंदर वो पावर है जो उसे उसका बदला दिला सके। अब किसी इंसान के अंदर भगवान वाली डिवाइन नेचर डालना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। इस प्रोसेस में उस जवान लड़के को बहुत ही भयानक और तड़पा देने वाले दर्द से गुजरना पड़ेगा। अगर वो इस तड़प को सह गया तो क्रोनस प्रॉमिस करता है कि वो उसका कॉन्स्टेलेशन बन जाएगा। अपना हीरो एकदम शॉक में आ जाता है जब उसे पता चलता है कि भाई ये खतरनाक टेस्ट तो अभी इसी वक्त शुरू होने वाला है। तभी क्रोनस अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे अपना नया सेंट यानी अपना प्रतिनिधि बना देता है। अपना हंटर तो ये सुनकर एकदम सन्न रह जाता है। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता कि भाई मैं सीधा एक भगवान का सेंट बन गया। तभी एक बहुत ही शानदार सुनहरी रोशनी उस जवान लड़के के शरीर को घेर लेती है, क्योंकि उसे उस कॉन्स्टेलेशन की पवित्र पावर मिल रही थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पंगा हो जाता है। उसके अंदर पहले से मौजूद डार्कनेस की पावर और ये नई पवित्र एनर्जी दोनों आपस में ही भिड़ने लगती हैं। उसे अच्छे से पता था कि अगर वो इस दर्द के मारे अभी बेहोश हो गया तो किसी भगवान को अपने साथ रखने का ये इकलौता और सुनहरा मौका उसके हाथ से हमेशा के लिए चला जाएगा। और वो क्रोनस, वो बस बड़ी ही ठंडी और खतरनाक नजरों से उस लड़के के इस दर्दनाक टेस्ट को चुपचाप देख रहा था। इतने भयानक दर्द के बाद भी अपना हंटर पूरी कोशिश करता है कि वो इस पावर के प्रेशर के सामने घुटने ना टेके। एक बहुत ही गजब के डिटर्मिनेशन के साथ वो खुद को उस डिवाइन टॉर्चर को आखिरी दम तक सहने के लिए मजबूर करता है। कुछ समय बाद का सीन आता है जहां हम अपने हीरो को एक एयरपोर्ट के एकदम साफ सुथरे फर्श पर फुल स्वैग में चलते हुए देखते हैं। फाइनली अपनी इस खतरनाक ट्रिप को सक्सेसफुली पूरा करने के बाद वो वापस जापान लौट आया था। एक बहुत ही कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो लड़का कहता है कि भाई जापान दुनिया की सबसे बेस्ट जगह है। तभी अचानक से क्रोनस का एक छोटा और क्यूट सा वर्जन वहां प्रकट होता है और पूछता है कि क्या दुनिया बहुत बदल गई है। वो भगवान अपने इस नए सेंट के चारों तरफ हवा में तैरने लगता है और समय के बदलने पर कमेंट पास करता है। तभी सिस्टम की एक स्क्रीन बताती है कि देवलोक में एक नया सितारा उभरकर सामने आया है। वो मौत का फरिश्ता अब एक ब्लू जायंट बन चुका है। अपना हीरो मजे लेते हुए उस भगवान को रोस्ट करता है और कहता है कि भाई, एक ऐसा भगवान जो किसी को कोई वरदान तक नहीं दे सकता, वो कुछ ज्यादा ही बातें नहीं बना रहा है। वो सोचता है कि भले ही इस देवता के पास अब ना कोई पावर है और ना ही कोई भक्त, लेकिन फिर भी ये बंदा इस बात को लेकर काफी खुश लग रहा है। वो टाइटन उस रीपर के कॉन्सेप्ट का यूज करके वापस तो आ गया था, लेकिन उसे अपनी पावर वापस पाने के लिए एक सॉलिड रेपुटेशन की जरूरत थी। खैर, इतने सालों तक एक कैद में तड़पने के बाद अब फाइनली आजाद होकर उसका इतना एक्साइटेड होना तो बनता ही है। वो भगवान उस लड़के से कहता है कि जा और पूरी दुनिया में मेरा नाम फैला दे। और अपना हंटर खुद को एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में फंसा हुआ पाता है। वो सोचता है कि सेंट वाली क्लास सबसे ज्यादा पावरफुल होती है और क्रोनस ने उसे एक प्रीस्ट बना दिया था। उसकी नई क्लास थी सेंट ऑफ द व्हाइट नाइट, जिसमें सबसे मजे की बात यह थी कि इसमें नेक्रोमेंसी यूज करने पर कोई पेनल्टी या सजा नहीं थी। इतना ही नहीं, वो अपनी पवित्र पावर को स्पिरिचुअल पावर में बदल सकता था और लाइफ ड्रेन जैसी खतरनाक स्किल भी यूज कर सकता था। उस जवान लड़के को रियलाइज होता है कि एक ही टाइम पर एक भगवान की पवित्र पावर और एक नेक्रोमैंसर की डार्क पावर यूज करना बहुत ही रेयर बात है। उसे समझ आ जाता है कि इन दोनों एबिलिटीज को एक साथ यूज करना मतलब किसी चीट कोड से कम नहीं है, ये एक बहुत ही ब्रोकन पावर है। वो भगवान उसे बताता है कि एक सेंट असल में भगवान का ही रूप होता है और अपना हीरो समझ जाता है कि इस बुढ़े ने ये सब बहुत ही सोच समझकर कैलकुलेट करके किया था। वो देवता डींगन मारता है कि कैसे वो कभी सारे भगवानों का राजा हुआ करता था और ये सब सुनकर अपना वॉरियर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। एक स्माइल के साथ वो लड़का डिसाइड करता है कि फ्रोर डुको नाम का पोर्टल उसकी प्रैक्टिस के लिए एकदम सही रहेगा। वो एंशियंट गार्डन उसकी इन सारी नई पावर्स को टेस्ट करने के लिए एक परफेक्ट जगह थी। दुनिया में जो ये पोर्टल्स खुले थे ना, ये असल में हमारी धरती को दूसरे डायमेंशन से जोड़ते थे। इनको फ्लूइड टाइप में रखा जाता था, मतलब जब आप उस कालकोठरी या डंजन के बॉस को मार देते हो तो वो पोर्टल गायब हो जाते हैं। लेकिन कुछ फिक्स्ड टाइप के पोर्टल भी होते हैं, जैसे कि ये एंशियंट गार्डन, जो हमेशा के लिए रहते हैं। ये गार्डन सिर्फ एक 1 स्टार पोर्टल है, इसलिए इसमें नए और रूकी हंटर्स के लिए घुसना काफी आसान होता है। उस पोर्टल के ठीक सामने कई सारे हंटर्स उस डंजन में घुसने के लिए अपनी एक पार्टी या टीम बनाने की कोशिश कर रहे थे।
अपना हीरो बस एक सीरियस लुक के साथ चुपचाप खड़े होकर इस सारी हलचल को नोटिस कर रहा था। तभी वहां एक ग्रुप उसके पास आता है और उसे अपने साथ उस मिशन पर चलने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन भाई, अपना हीरो तो एकदम सोलो प्लेयर है। वो बिना कुछ सोचे तुरंत उस इनविटेशन को रिजेक्ट कर देता है और अकेले ही उस पोर्टल की तरफ बढ़ने लगता है। जिस हंटर ने उसे बुलाया था, वो थोड़ा शर्मिंदा तो होता है, लेकिन वो उसके इस डिसीजन को समझ जाता है। तभी उस ग्रुप का एक मेंबर सवाल उठाता है कि क्या ये नया रूकी लड़का अंदर अकेले सरवाइव कर पाएगा। टीम की एक लड़की उनसे कहती है कि तुम लोग उसकी टेंशन मत लो, जब अकेले जाना उसी की चॉइस थी तो उसे जाने दो। लेकिन अपने वॉरियर को बहुत अच्छे से पता था कि वो अभी जिस लेवल पर है, वहां वो अकेले ही पूरी की पूरी फौज को संभालने के लिए काफी है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो उस डंजन में कदम रखता है और सामने एक स्क्रीन चमकती है जो बताती है कि वो अब एंशिएंट गार्डन में आ चुका है। वो बड़े ही शांत मन से उस जंगल के बीच से गुजरने लगता है और नोटिस करता है कि वहां कुछ ज्यादा ही शांति है, एकदम सन्नाटा। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि भाई, ये सन्नाटा तो किसी छुपकर होने वाले सरप्राइज अटैक का एकदम क्लासिक सेटअप है। चेहरे पर एक शैतानी स्माइल के साथ उस जवान लड़के को महसूस हो जाता है कि उसका पहला शिकार उसके एकदम करीब आ चुका है। अचानक से वो ऊपर देखता है और उसे एक मॉन्स्टर अपनी पूरी ताकत के साथ हवा में छलांग लगाते हुए सीधे उसकी तरफ आते हुए दिखता है। वो छोटी सी डरावनी चीज असल में एक गॉब्लिन था जो हाथ में एक खंजर लिए उस पर टूट पड़ा था। वो मॉन्स्टर बहुत ही फुर्ती से एक जोरदार अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अपना हीरो इतनी आसानी से कहां हाथ आने वाला था, वो उसे बड़े मजे से डॉज कर देता है। वो गॉब्लिन एकदम से एक बहुत ही तीखी और कानों को चुभने वाली चीख मारता है और उसका पूरा शरीर एक अजीब से ऑरा के साथ चमकने लगता है। अपना हीरो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता। वो तुरंत अपनी एबिलिटी यूज करता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को पवित्र पावर में बदल लेता है। तभी सिस्टम की स्क्रीन पर उसकी उस खतरनाक लाइफ ड्रेन स्किल की सारी डिटेल्स छप जाती हैं। वो उस एबिलिटी को एक्टिवेट करता है और सीधा उस गॉब्लिन की पूरी लाइफ फोर्स यानी उसकी जान को चूसने लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर दर्द के मारे तड़प कर चीखने लगता है। हंटर को ये फील होता है कि इन दोनों अलग अलग तरह की पावर्स को यूज करने का जो असली मजा है, वो आखिर में एकदम सेम ही लगता है। उस मॉन्स्टर के सीने पर अपने हाथ रखकर वो उसकी बॉडी की बची खुची सारी एनर्जी को भी खींच लेता है। जब वो अपनी इस नई टेक्निक को खत्म करता है, तो उसके चारों तरफ एक बहुत ही तगड़ा हरे रंग का ऑरा फैल जाता है। देखते ही देखते उस गॉब्लिन का पूरा शरीर एकदम सूख कर लकड़ी की तरह जमीन पर गिर जाता है और अपने हीरो के बेस स्टैट्स बढ़ते जाते हैं। जब वो देखता है कि इस लाइफ ड्रेन स्किल का यूज करने से उसके खुद के एट्रीब्यूट्स बढ़ रहे हैं, तो वो खुशी से पागल हो जाता है। वो नोटिस करता है कि लेवल अप करने पर उसे 5 स्टेटस पॉइंट्स का तगड़ा बोनस मिलता है। मतलब भाई का सीधा सा हिसाब था, 25 गॉब्लिन्स को टपकाओ और एक लेवल अप कर लो। शिकार के बाद अपना छोटू सा क्रोनस हवा में तैरता हुआ अपने इस नए कॉन्ट्रैक्टर के पास आता है। वो देवता बड़े मजे से पूछता है कि क्या उसे ये नई पावर पसंद आई। अपना जवान हीरो भी खुशी से कंफर्म करता है कि भाई, ये तो एकदम इनक्रेडिबल है। वो भगवान मारे घमंड के हवा में उड़ने लगता है और अपना हीरो भी मान लेता है कि बुढ़ा बात तो सही कह रहा था। अब क्योंकि उस गॉब्लिन की बॉडी उसके सामने पड़ी थी, तो वो एकदम तैयार होकर कहता है कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। मरे हुए गॉब्लिन की आंखों से एक अजीब सी हरी रोशनी निकलने लगती है और अपना स्पेल काम करना शुरू कर देता है। चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक और विलन वाली स्माइल के साथ वो अपनी स्किल एक्टिवेट करता है और उस बेजान बॉडी को अपने इशारों पर नाचने का हुक्म देता है। तभी जमीन फाड़कर एक डार्क ऑरा से भरा हुआ कंकाल का हाथ बाहर आता है। नेक्रोमेंसी के असर से उस गॉब्लिन की बॉडी धीरे धीरे हवा में उठने लगती है। देखते ही देखते वो पूरी डरावनी चीज जमीन से खड़ी हो जाती है और उसका रूप तो इतना बदल चुका था कि कोई पहचान ही ना पाए। अपना हंटर अपने इस नए नौकर को अपने सामने सिर झुकाए और हुक्म मानने के लिए तैयार देखकर बहुत खुश होता है। सिस्टम भी अनाउंस कर देता है कि इस जॉम्बी का रेट काफी हाई है और इसके स्टैट्स 97% तक बढ़ चुके हैं। अब वो मॉन्स्टर एक 1 स्टार एनेडेड बन चुका था, एकदम लड़ाई के लिए तैयार। अपने इस नए बॉडीगार्ड के साथ उसे लगता है कि अब तो वो इस गार्डन का सारा काम अकेले ही निपटा लेगा। तो बस वो और उसका नया जॉम्बी दोस्त दोनों मिलकर जंगल में और गहरे उतर जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से जंगल की झाड़ियों में से 3 गॉब्लिन्स का एक ग्रुप अपने हथियारों के साथ बाहर निकलता है। वो डरावने मॉन्स्टर्स तुरंत अपने हीरो और उसके इस नए पालतू जॉम्बी को देख लेते हैं और अटैक करने की तैयारी करने लगते हैं। अपना हीरो सोचता है कि अपनी पावर को टेस्ट करने का इससे बढ़िया मौका और क्या होगा। वो अपने नौकर को उन दुश्मनों पर टूट पड़ने का हुक्म देता है। फिर क्या था, वो जॉम्बी बिना एक सेकंड सोचे फुल स्पीड में उन गॉब्लिन तरफ दौड़ पड़ता है। वो उनमें से एक के मुंह पर इतना सॉलिड मुक्का झड़ता है कि बेचारे के सारे दांत ही बाहर आ जाते हैं।
बाकी के 2 गॉब्लिन्स उसके पीछे से खंजर घोंप देते हैं। लेकिन भाई उस जॉम्बी को तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे दर्द ही फील नहीं होता। एक और मॉन्स्टर साइड से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अनडेड बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहता है। उन गॉब्लिन्स की तो डर के मारे हालत टाइट हो जाती है और अपना हीरो बड़े स्वैग में समझाता है कि बेटा, एक जॉम्बी को चाकू मारने से वो मरने वाला नहीं है। इसी बीच जब वो मॉन्स्टर्स उस जॉम्बी में उलझे हुए थे, अपना हीरो इस बात का पूरा फायदा उठाता है और एक गॉब्लिन को उसकी गर्दन से दबोच लेता है। वो उसे हवा में उठाता है और उसकी सारी वाइटल एनर्जी सोखने के लिए अपनी लाइफ ड्रेन स्किल का यूज करता है। उधर उसका नौकर दूसरे गॉब्लिन को इतनी जोर की लात मारता है कि वो फुटबॉल की तरह दूर जाकर गिरता है। फिर वो जॉम्बी पलटता है और उस आखिरी मॉन्स्टर को भी मुक्का मारता है जो अभी तक खड़ा था। एकदम जानवरों की तरह वो जॉम्बी उस दुश्मन की गर्दन को बिना किसी रहम के बुरी तरह चबा डालता है। अपना वॉरियर एक मरे हुए गॉब्लिन की बॉडी के पास खड़ा होता है और सोचता है कि क्या वो इसमें से भी ताकत खींच सकता है। वो अपनी स्किल टेस्ट करता है और देखता है कि भाई, ये तो मरे हुए शरीरों पर भी काम कर रही है और उसके स्टैट्स फिर से बढ़ने लगते हैं। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो डिसाइड करता है कि अब थोड़ी स्पीड बढ़ाने का टाइम आ गया है। एक बहुत पुरानी कहावत है ना कि पहले दुश्मन को हराना ही आधी जंग जीतने के बराबर होता है। मतलब सबसे मुश्किल काम हमेशा अपना पहला अनडेड बनाना होता है, उसके बाद तो सब हलवा है। वो जवान लड़का अपना जादू चलाता है और बाकी सारी पड़ी हुई बॉडीज को भी अपने हुक्म पर उठने का ऑर्डर देता है। चार और जॉम्बीज हाई स्टैट्स के साथ वहां तो खड़े हो जाते हैं, उसके हर इशारे पर मरने मारने को तैयार। एक सुकून भरी स्माइल के साथ उसे पता था कि उसे बिल्कुल यही चाहिए था। उसके नए जॉम्बीज आगे बढ़ते हैं और वो इस बात को कंफर्म कर लेता है कि भाई, नेक्रोमांसर बनना ही दुनिया की सबसे बेस्ट चीज है। वो अनडेड मॉन्स्टर्स जल्दी ही बाकी गॉब्लिन्स को घेर लेते हैं और उन पर बहुत ही बुरी तरह टूट पड़ते हैं। एक जॉम्बी को चाकू लगता है, लेकिन उसे तो दुश्मन के इस हमले का रत्ती भर भी दर्द नहीं होता। वो छोटा सा गॉब्लिन तो एकदम पैनिक कर जाता है जब वो देखता है कि उसके अटैक का कोई असर ही नहीं हो रहा। वो मॉन्स्टर अपनी मौत को पहली बार इतने करीब से देखकर डर के मारे चीखने लगता है और फिर वो अनडेड नौकर उस दुश्मन को बुरी तरह चबाकर उसका काम तमाम कर देता है। तभी क्रोनस प्रकट होता है और ज्ञान देने लगता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ी इज्जत और डिग्निटी के साथ लड़ना चाहिए। लेकिन अपना हीरो भी सीधा बोलता है कि भाई, नेक्रोमांसर्स के लड़ने का स्टाइल यही है, तुम आदत डाल लो। वो एक ही टाइम पर 20 अनडेड को कंट्रोल करने की अपनी लिमिट तक पहुंच जाता है। अपने मैजिक के साथ वो उन गिरी हुई बॉडी से एनर्जी सोखने की तैयारी करता है। फिर अपना हंटर वहां अपनी हेल्प के लिए जॉम्बीज की एक छोटी सी आर्मी बना लेता है और इसके ठीक बाद वो अपने इन नौकरों को जंगल में आगे दौड़ने के लिए भेज देता है। लेकिन अचानक से एक तीरंदाज का एक आग से जलता हुआ तीर उन मॉन्स्टर्स की तरफ सनसनाता हुआ आता है। एक गॉब्लिन को वो सरप्राइज अटैक एकदम सीधा जाकर लगता है और वो दर्द से चीख पड़ता है। अपना हीरो तुरंत अपने नौकरों को रोकता है और इस नई प्रेजेंस को लेकर एकदम अलर्ट हो जाता है। वो उस छुपने वाले को चिल्लाकर कहता है कि ये लुका छिपी का खेल बंद करो और तुरंत सामने आओ। धीरे धीरे वो मिस्टीरियस हंटर्स जंगल के उन पेड़ों के पीछे से बाहर आते हैं। ये तो वही ग्रुप था जिसने उसे पहले अपने साथ चलने के लिए इनवाइट किया था और अब वो उससे पूछते हैं कि आखिर वो है कौन। क्रोनस भी थोड़ा क्यूरियस हो जाता है और अपना हीरो अपने पास्ट के उन चेहरों को तुरंत पहचान लेता है। उसे याद आ जाता है कि ये तो वही फेमस ट्विन शैडो हंटर्स हैं। उसे याद आता है कि समय में पीछे आने से पहले यही वो लोग थे जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। उस लड़की का नाम था यूका रेंडो, जो एक बहुत ही टैलेंटेड और खतरनाक आर्चर थी, और उसके भाई का नाम था यूमा रेंडो, जो एक बहुत ही ताकतवर वॉरियर था। अपना हीरो मन ही मन सोचता है कि यार, ये तो उतने स्ट्रांग लग ही नहीं रहे जितना उसे याद था। वो नोटिस करता है कि वो अभी भी बस 1 स्टार के ही हैं और अब उनके ग्रुप में एक और मेंबर भी आ गया है। वो फैसला करता है कि वो उन पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि पिछले जन्म में भी उन्होंने बस एक जॉब एक्सेप्ट की थी। उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी थी। उन जुड़वा भाई बहनों में से एक उससे पूछता है कि क्या वो ही है जो इस जॉम्बी को कंट्रोल कर रहा है। अपना हीरो जानता था कि अभी इस इलाके में नेक्रोमांसर क्लास के बारे में किसी को कुछ खास पता नहीं है, तो वो बड़े ही गर्व से फुल स्वैग में कंफर्म करता है कि हाँ भाई, ये अनडेड मेरे ही नौकर हैं। उन हंटर्स के ग्रुप को देखकर अपने हीरो के दिमाग में एक बहुत ही गजब का और शातिर आइडिया आता है। वो सोचता है कि यार, उसे अपना सामान ढोने के लिए कुछ मजदूर टाइप लोग चाहिए और इन बेचारों को शायद पैसों की जरूरत है। तो बस वो उस तिकड़ी के पास जाता है और सीधा उन्हें एक जॉब का ऑफर दे डालता है, जिसे सुनकर उनका लीडर एकदम कंफ्यूज हो जाता है। वो उन्हें ऑफर देता है कि तुम लोग मेरे लिए ये मैजिक स्टोन्स इकट्ठे करो और हम प्रॉफिट को 80-20 के रेशियो में बांट लेंगे। वो तीनों हंटर्स एकदम चुप होकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। उन्हें इस ऑफर पर बहुत तगड़ा शक हो रहा था। जंगल में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था और वो ग्रुप आपस में इस डील के बारे में फुसफुसाकर बात कर रहा था।
वो आर्चर लड़की और दूसरा लड़का अपने लीडर से कहते हैं कि भाई इस अजीब से नेक्रोमांसर पर बिल्कुल भरोसा मत करना, ये कोई झोल लग रहा है। अपना हीरो बस थोड़ी दूरी से बड़े ही शांत मन से उनकी इस नौटंकी को देख रहा था और उनके फैसले का इंतजार कर रहा था। उसे उनकी ये फुसफुसाहट कुछ ज्यादा ही शोर वाली लग रही थी, लेकिन फिर भी वो फाइनल आंसर के लिए खड़ा रहता है। तभी उस ग्रुप का लीडर जोर से चिल्लाता है कि उसे ये डील मंजूर है, जिसे सुनकर उसके अपने ही साथी चौंक जाते हैं। लेकिन भाई, वो लीडर भी पक्का व्यापारी था। वो कहता है कि डील एकदम फेयर होनी चाहिए, इसलिए प्रॉफिट 50-50 बंटेगा। अपना हंटर फाइनली 70-30 का लास्ट ऑफर देता है और वो लीडर बेमन से उस बात को मान लेता है। टीम का वो दूसरा लड़का थोड़ा डरते हुए पूछता है कि क्या सेनापाई आप सच में श्योर हैं कि ये कोई अच्छा आइडिया है? तो लीडर समझाता है कि भाई देख, अगर ये बंदा हमें मारना चाहता तो हम अब तक जमीन पर बिना जान के पड़े होते। उसे पूरा यकीन था कि इस अजीब से लड़के के पीछे पीछे चलकर वो लोग अपने नॉर्मल दिनों से कहीं ज्यादा पैसा छापने वाले हैं। शिकार करते करते काफी टाइम बीत जाता है और उन बेचारों की तो हालत ही खराब हो जाती है। टीम का एक लड़का तो पूरी तरह से थक कर चूर हो जाता है और जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है कि भाई थोड़ा ब्रेक दे दो, अब मुझसे और पत्थर इकट्ठे नहीं होंगे। वो आर्चर लड़की भी एक पेड़ के सहारे बैठ जाती है और कहती है कि भाई मेरी भी पूरी बैटरी डाउन हो चुकी है। ग्रुप का लीडर उन पत्थरों के पहाड़ को देखता है जो उन्होंने इतनी मेहनत से जमा किए थे। उसे तो शुरू से ही पता था कि ये हंटर कोई आम इंसान नहीं है। ये हंटिंग तो उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और बड़ी थी, क्योंकि उस अकेले नेक्रोमैंसर ने पूरे इलाके को साफ कर दिया था। अपना हीरो मरे हुए मॉन्स्टर्स की और बॉडीज की तरफ इशारा करके कहता है कि भाई वहां भी बहुत प्रॉफिट पड़ा है, जाओ उठा लाओ। वो बेचारा थका हुआ लीडर एकदम रोने वाली शक्ल बनाकर पूछता है कि क्या हम बस थोड़ा सा ब्रेक नहीं ले सकते? लेकिन भाई की हंटिंग तो नॉनस्टॉप चालू थी। उसके जॉम्बीज बिना किसी रहम के एक और गॉब्लिन को बुरी तरह से कूट देते हैं। वो फिर से एक और बॉडी की तरफ इशारा करता है और उन्हें वहां जाकर सामान कलेक्ट करने को कहता है। एक बहुत ही मजे लेने वाली स्माइल के साथ वो उनसे कहता है कि अरे कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो। जिसे सुनकर वो बेचारे हंटर्स एकदम स्पीचलेस हो जाते हैं। उन तीनों को अब तक 100% यकीन हो चुका था कि ये बंदा कोई नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल नहीं है, पक्का कोई मशीन है। कुछ देर बाद अपना जवान लड़का कहता है कि चलो, लगता है हमने ये पूरा एरिया एकदम साफ कर दिया है। ये मिशन पूरा होने के बाद वो डिसाइड करता है कि चलो अपने करंट स्टैट्स देख ले जाएं। एक स्क्रीन सामने आती है जो दिखाती है कि इस शिकार के बाद उसके सारे एट्रीब्यूट्स बहुत ही गजब तरीके से बढ़ चुके हैं। वो एकदम सेटिस्फाइड फील करता है क्योंकि सिर्फ 3 घंटे के अंदर उसके स्टैट्स 212 पॉइंट बढ़ गए थे। अब क्योंकि उसका लेवल भी बढ़ चुका था, तो अपना हीरो जंगल में और भी गहरे इलाके की तरफ निकल पड़ता है। अब टाइम आ गया था इस डंजन के बॉस को ढूंढने का और इस खेल को हमेशा के लिए खत्म करने का। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर उसके रास्ते में कुछ बहुत ही तगड़े गॉब्लिन्स का एक ग्रुप आ जाता है, जिनके साथ उनका एक शमन यानी एक तरह का जादूगर भी था। उन मॉन्स्टर्स का वो लीडर बहुत ही घमंड में कहता है कि फाइनली एक बेवकूफ इंसान मेरे इलाके में आ ही गया। अपना हीरो भी कहाँ चुप रहने वाला था, वो उसे फुल रोस्ट करते हुए हंसता है और कहता है कि वाह रे इडियट गॉब्लिन, तू खुद को इस जगह का राजा समझ रहा है क्या? वो फीमेल हंटर पीछे से उसे वार्निंग देती है कि भाई वो साउथ का चीफ है, उसे गुस्सा दिलाना कोई समझदारी नहीं है। लेकिन वो मॉन्स्टर अपनी चमकती हुई आंखों के साथ अपने नौकरों को ऑर्डर देता है कि इस इंसान को मेरे सामने घुटनों पर लाओ। गॉब्लिन्स की वो पूरी फौज अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ती है और वो चीफ उन्हें अपने हीरो को कच्चा चबा जाने का हुक्म देता है। लेकिन अपना जवान लड़का एकदम शांत खड़ा रहता है, क्योंकि उसकी जॉम्बी आर्मी फुल एक्शन के लिए एकदम तैयार थी। उसका एक अनडेड नौकर आगे बढ़कर अटैक करता है, लेकिन वो दुश्मन के एक सरप्राइज अटैक का शिकार हो जाता है। वो मॉन्स्टर बहुत ही फुर्ती और सटीक तरीके से उस जॉम्बी के अंदर अपना हथियार घोंप देता है। वो वार इतना जोरदार था कि वो उस नौकर के शरीर के आर पार हो जाता है और वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ता है। सिस्टम तुरंत अनाउंस करता है कि उसके एक्टिव फैमिलियर्स यानी नौकरों की गिनती घटकर 19 हो गई है। लेकिन अपने नेक्रोमांसर के चेहरे पर एक बहुत ही ठंडी और खतरनाक लुक थी। वो बस उसी मरे हुए गॉब्लिन की बॉडी को अपना हुक्म मानने का आदेश देता है। और देखते ही देखते जो गॉब्लिन अभी अभी मारा गया था, उसके अंदर से एक कंकाल का हाथ बाहर निकलता है। वो नया जॉम्बी वहां खड़ा हो जाता है और उसके नौकरों की गिनती फिर से 20 हो जाती है। वो नया बना हुआ अनडेड फिर बिना कुछ सोचे अपने ही पुराने साथियों पर अटैक कर देता है। बिना किसी झिझक के वो एक बहुत ही खूंखार तरीके से दूसरे गॉब्लिन की गर्दन को चबा डालता है। वो तीनों हंटर्स एकदम शॉक में थे कि कैसे ये बंदा मरे हुए शरीरों को तुरंत अपना गुलाम बना लेता है। उधर वो शमन जादूगर अपना जादू यूज करने की तैयारी करता है और अपनी कमर से एक आइटम निकालता है। वो खोपड़ी वाला एक डंडा हवा में उठाता है और एक बहुत ही पावरफुल स्पेल पढ़ना शुरू कर देता है।
फिर वो मॉन्स्टर उस डंडे को जमीन पर जोर से पटकता है और वहां एक टोटेम ऑफ करेज बन जाता है जो उन गॉब्लिन्स के अंदर हिम्मत भर देता है। वो मॉन्स्टर्स पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और उनकी आंखें एक लाल रंग की पावर से चमकने लगती हैं। वो चीफ घमंड में डींगे हाँकता है कि उसका ये टोटेम दुश्मनों को कमजोर कर देता है और उसके साथियों को ताकतवर बना देता है। लेकिन अगले ही पल अपने हीरो का एक जॉम्बी आकर उस टोटेम को ऐसे तोड़ देता है जैसे वो कोई खिलौना हो। और अपना हीरो मजे लेते हुए पूछता है कि भाई वो जमीन पर क्या फालतू सी चीज पड़ी थी। वो मॉन्स्टर एकदम शॉक में पीछे मुड़कर देखता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ। वो गुस्से से पागल होकर चिल्लाता है कि एक मामूली से इंसान की इतनी हिम्मत कि उसने मेरा पवित्र टोटेम तोड़ दिया। और ठीक उसी वक्त अपने हंटर के जॉम्बीज वहां जमीन पर कई सारे वैसे ही डंडे गाड़ देते हैं। उनमें से एक जॉम्बी तो उस डंडे का यूज करके दूसरे गोब्लिन पर बहुत ही जोरदार अटैक कर देता है। फिर हीरो का एक जॉम्बी उसी हड्डियों वाले डंडे से दूसरे मॉन्स्टर का अटैक बड़े मजे से ब्लॉक कर लेता है। वो मॉन्स्टर एकदम हैरान रह जाता है क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका वार कोई ऐसे रोक लेगा। चेहरे पर एक बहुत ही शातिर और रोस्टिंग वाली स्माइल के साथ अपना हीरो उस शमन का मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या हुआ भाई, फ्रस्ट्रेट हो गया क्या? गॉब्लिन चीफ गुस्से से एकदम पागल हो जाता है और अपनी हड्डियों वाले डंडे को और कस के पकड़ लेता है। फिर वो अपना कर्स ऑफ मैडनेस यानी पागलपन का श्राप एक्टिवेट कर देता है और पूरे इलाके में एक खतरनाक लाल रंग का ऑरा फैल जाता है। इस स्पेल का असर उन तीनों बेचारे हंटर्स पर भी होता है और उनके सिर में भयंकर दर्द होने लगता है। इसके साथ ही गॉब्लिन्स को एक तगड़ा बूस्ट मिलता है और उनके स्टैट्स सीधे 50 पॉइंट बढ़ जाते हैं। अब ये ताकतवर मॉन्स्टर्स अपने हीरो के जॉम्बीज पर बहुत ही बुरी तरह टूट पड़ते हैं और उनमें से एक तो तुरंत ही ढेर हो जाता है। गॉब्लिन्स की वो फौज लगातार हमले करती रहती है और अपने हीरो के नौकरों की गिनती कम होने लगती है। देखते ही देखते उस जवान लड़के की आर्मी में सिर्फ 10 जॉम्बीज बचते हैं। जल्दी ही जमीन अनडेड बॉडीज से भर जाती है और उसके पास सिर्फ 8 नौकर बाकी रह जाते हैं। अपना हीरो तुरंत समझ जाता है कि वो डंडा ही इस गॉब्लिन चीफ का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। वो शमन घमंड में चिल्लाता है कि उसका ये डंडा गॉब्लिन्स के गुस्से और नफरत से बना है। लेकिन अपना चालाक हीरो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोटिस करता है और समझ जाता है कि ये हथियार असल में हड्डियों से बना हुआ है। एक स्माइल के साथ उसे समझ आ जाता है कि अब तो जीत पक्की है। वो गेम पलटने के लिए अपनी बोन कंट्रोल एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है। वो चीफ एकदम कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसका डंडा बिना किसी वजह के अचानक कांपने लगा था और अगले ही पल एक न दिखने वाली ताकत उस हथियार को उसके हाथों से छीन लेती है। अपना हीरो अब उस चीफ का हथियार अपने हाथ में पकड़े खड़ा था और पूरे इलाके से वो लाल शराब भी टूट चुका था। वो मॉन्स्टर तो जैसे सदमे में चला जाता है और पूछता है कि इस इंसान ने अभी किया तो किया क्या। श्राप के टूटते ही सारे गॉब्लिन्स अचानक से फिर कमजोर हो जाते हैं। फिर अपना हीरो बोन कंट्रोल का यूज करके उस डंडे पर लगी खोपड़ी को अपने हिसाब से घुमाता है। वो जवान लड़का नोटिस करता है कि उस नफरत की वजह से इस हथियार की रिएक्शन स्पीड काफी अच्छी है। एक स्माइल के साथ वो कहता है कि भाई तू अपना ये खिलौना वापस ले सकता है। और फिर वो पूरी ताकत से उस डंडे को उस हैरान चीफ की तरफ फेंक कर मारता है। वो मॉन्स्टर डर के मारे एकदम सुन्न हो जाता है। वो उस अटैक पर कोई रिएक्शन ही नहीं दे पाता। वो डंडा एक बहुत ही भयानक फोर्स के साथ सीधे उस गोब्लिन चीफ के सीने के आर पार हो जाता है। वो मॉन्स्टर नीचे देखता है और उसे अपने ही हथियार की खोपड़ी अपने सीने के अंदर फंसी हुई दिखती है। वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ता है और अपना हीरो जो पावर सोखता है वो नॉर्मल से कहीं ज्यादा बड़ी थी। अचानक से अपना हीरो थोड़ा सा हैरान होकर पीछे मुड़ता है और वो हंटर्स का ग्रुप भी उस जवान लड़के को बड़ी अजीब नजरों से घूर रहा था। उन्हें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि अभी हुआ क्या। फिर वो हीरो घुटनों के बल बैठता है और उस गॉब्लिन चीफ का खून एक छोटी सी शीशी में कलेक्ट करने लगता है। असल में वो भूल गया था कि उसकी लाइफ ड्रेन स्किल ने मरे हुए मॉन्स्टर का लगभग सारा खून ही सुखा दिया था। इसके बाद वो सफाई का सारा काम उस तिकड़ी पर छोड़ देता है और उनका लीडर थोड़ा झिझकते हुए हाँ कर देता है। वो तीनों हंटर्स उस लाशों से भरे मैदान को देखते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब एक अकेले बंदे ने किया है। जल्दी ही सीन बदलता है और हम वापस उसी बहुत ही मॉडर्न सिटी में आ जाते हैं। उस जवान लड़के का पैर फाइनली उस चमकते हुए नीले पोर्टल से बाहर आता है। डंजन का अपना मिशन पूरा करने के बाद वो अब असली दुनिया में वापस आ चुका था। वो तीनों हंटर्स भी उसके पीछे पीछे बाहर आते हैं। वो एकदम थके हुए लग रहे थे और उनके पीठ पर एक बहुत ही बड़ा और भारी बैकपैक था। वहां खड़ी भीड़ उन पत्थरों का पहाड़ देखकर शॉक रह जाती है और उन्हें डाउट होता है कि क्या सिर्फ इन 4 लोगों ने ही इतना सारा सामान कलेक्ट किया है।
अपना हीरो उन तीनों को बधाई देता है और कहता है कि चलो इन पत्थरों को नाथसुहाबारा की किसी दुकान पर बेच देते हैं। लेकिन वो लीडर कहता है कि सही दाम के लिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम इस सामान को खुद ही मार्केट में बेचें। अपना हीरो मजे लेते हुए पूछता है कि क्या मैं उन लोगों पर भरोसा कर सकता हूं जिनसे मैं आज ही मिला हूं। ये सुनकर वो ग्रुप थोड़ा उदास हो जाता है। लेकिन फिर हीरो हंसकर कहता है कि अरे भाई मैं तो बस मजे ले रहा था। वो उनसे पूछता है कि उन्हें क्या लगता है कि इस सामान के कितने पैसे मिलेंगे, और जवाब आता है 6 मिलियन। उसी वक्त अपना हीरो उनके बैग से वो खोपड़ी वाला डंडा निकाल लेता है। वो कहता है कि शायद इस हथियार के ज्यादा पैसे ना मिले, और लीडर को कुछ समझ नहीं आता। वो स्टाफ श्रापित था और सिर्फ प्रीस्ट लोगों के लिए था, जो उन्हें स्पिरिचुअल पावर और कंफ्यूजन देता था। अपना जवान लड़का समझाता है कि प्रीस्ट लोग स्पिरिचुअल पावर यूज नहीं कर सकते, तो ये उनके किसी काम का नहीं है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो इस डंडे को अपने पास ही रखेगा। और ये सुनकर वो लीडर बहुत हैरान होता है। अपना हीरो कंफर्म करता है और कहता है कि जब तुम लोग पैसे बांटोगे तो इसके हिस्से के पैसे काट लेना। लेकिन लीडर साफ मना कर देता है, क्योंकि उनके बस का तो उस आइटम को लाना कभी था ही नहीं। हीरो बाकी दोनों से पूछता है कि क्या वो भी राजी हैं, और वो कहते हैं कि हम अपने लीडर की बात मानेंगे, एक स्माइल के साथ। अपना हीरो सोचता है कि यही वो बात है जो उसे इस टीम के बारे में सबसे अच्छी लगती है। वो उनके साथ अगले दिन फिर से डंजन में जाने का प्लान बनाता है, और वो ग्रुप भी बड़े मजे से तैयार हो जाता है। अगले दिन वो एक और शिकार के लिए फिर से उस एंशिएंट गार्डन में घुस जाते हैं। अपना हीरो आराम से खड़ा देखता रहता है, और उसका जॉम्बी बड़े ही मजे से एक और गॉब्लिन को कूट देता है। एक सीरियस लुक के साथ वो उस ग्रुप की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या तुम लोग अभी और आगे चल सकते हो। वो तीनों बेचारे थकान के मारे जमीन पर गिरे पड़े थे, और उनके चारों तरफ बॉडीज और मैजिक पत्थरों का ढेर लगा था। उस ग्रुप का लीडर हाथ जोड़कर कहता है कि भाई अब और नहीं झेला जा रहा, और हमारे बैग भी पूरे भर चुके हैं। तो अपना हीरो उनसे कहता है कि ठीक है, तुम लोग आगे निकलो, यानी बाहर जाओ। और वो हंटर बहुत ही राहत की सांस लेते हुए मान जाता है। अब अपना हीरो वहां बिल्कुल अकेला था, और वो अपनी पूरी आर्मी के साथ जंगल में और आगे बढ़ने लगता है। क्रोनस उससे पूछता है कि भाई तूने उन्हें वापस क्यों भेज दिया, क्या तेरा प्लान इतना साफ था। वो समझाता है कि अब से यहाँ जो भी होने वाला है, वो नहीं चाहता कि उसे कोई भी देखे। इतना बोलकर वो उस एंशिएंट गार्डन के नॉर्थ साइड की तरफ बढ़ने लगता है, जो एक बहुत ही डार्क और खतरनाक जगह थी। वहां के पेड़ पौधे बहुत घने थे, और उस पोर्टल के बाकी हिस्सों के मुकाबले वहां का माहौल बहुत ही भारी और डरावना था। अचानक से उस जंगल की उन घनी झाड़ियों के बीच में से कुछ लाल आंखें चमकने लगती हैं, और फिर वहां से भाले लिए हुए मेंढक जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स यानी फ्रॉगमैन की एक पूरी फौज अपने हीरो पर टूट पड़ती है। अपना नेक्रोमैंसर भी कहां पीछे हटने वाला था। वो अपनी जॉम्बी आर्मी को आगे बढ़ने का हुक्म देता है, और फिर शुरू होती है एक बहुत ही भयंकर लड़ाई। उसका एक अनडेड नौकर एक फ्रॉगमैन को बहुत ही जोर से काट लेता है और उसके अंदर अपना जहर भर देता है। एक दूसरा मॉन्स्टर अपने साथी को ऐसे तड़पते हुए देखकर एकदम शॉक हो जाता है, और एक सेकंड के लिए उसका ध्यान भटक जाता है। बस इसी मौके का फायदा उठाकर एक जॉम्बी पीछे से उस पर वार कर देता है। लेकिन वो फ्रॉगमैन भी बहुत फुर्तीला था। वो उस अटैक को किसी तरह रोक लेता है। अब अपने हीरो के नौकरों की गिनती फिर से कम होने लगती है, क्योंकि भाई ये नए मॉन्स्टर्स पहले वालों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। ये फ्रॉगमैन सच में बहुत ही खतरनाक दुश्मन साबित हो रहे थे, और उन जॉम्बीज की तो जैसे उन्होंने नानी याद दिला दी थी। अपना हीरो तुरंत समझ जाता है कि इन अजीब से मेंढकों के स्टैट्स उन गॉब्लिन्स से काफी ज्यादा हैं, तो इनका इतना मजबूत होना तो बनता ही है। फिर वो अपना दिमाग लगाता है और पोषण कंट्रोल का यूज करके अपना वो हड्डियों वाला डंडा मैजिक के साथ उनकी तरफ फेंकता है। वो आइटम सीधा जाकर एक फ्रॉगमैन को लगता है, और उसी वक्त एक सिस्टम स्क्रीन ओपन हो जाती है। उस मॉन्स्टर का पूरा शरीर एकदम तेल जैसा चिपचिपा हो जाता है, और वो बहुत ही अजीब और घटिया सी स्माइल देने लगता है। अपना जवान लड़का उस मेंढक जैसी चीज का ये अजीब सा रिएक्शन देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है कि भाई ये क्या बदतमीजी है। फिर वो अपनी इस नई पावर को टेस्ट करने के लिए उस दुश्मन को एक बहुत ही जोरदार लात मारता है। असल में उस डंडे के अंदर स्पिरिचुअल पावर भरी हुई थी, जो उसके पियर्सिंग डैमेज को कई गुना बढ़ा देती है। इसके बाद अपना हीरो वहां बचे हुए बाकी दुश्मनों का खेल खत्म करने की तैयारी करता है। वो अपनी बोन कंट्रोल एबिलिटी का यूज करता है और उन फ्रॉगमैन पर नुकीली हड्डियों की बारिश कर देता है। लेकिन उसे रियलाइज होता है कि उस डंडे को कंट्रोल करने और नए जॉम्बीज बनाने में उसकी बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर खर्च हो रही है। उन मेंढकों को धूल चटाने के बाद वो उनकी पड़ी हुई बॉडीज पर अपनी नेक्रोमैंसी यूज करने की तैयारी करता है। वो थोड़ा थका हुआ तो फील कर रहा था, लेकिन उसे पता था कि वो अभी भी इस सिचुएशन को आराम से हैंडल कर सकता है। और देखते ही देखते अनडेड फ्रॉगमैन की एक बहुत बड़ी आर्मी वहां खड़ी हो जाती है।
उसका एक नया बना हुआ नौकर वहां खड़े एक आखिरी मॉन्स्टर को जोरदार मुक्का मारता है और इसी के साथ एक सिस्टम स्क्रीन चमकती है जो बताती है कि अपना हीरो अब लेवल 6 पर पहुंच चुका है। एक बहुत ही सुकून भरी स्माइल के साथ वो कहता है कि बहुत जल्दी वो अपनी उस पुरानी वाली पावरफुल स्टेट में वापस लौट आएगा। वो वार्निंग देता है कि वो सॉर्सरर किंग थोड़ा और इंतजार कर ले, क्योंकि बहुत जल्दी वो उसका भी पूरा हिसाब करने वाला है। अब उसका अगला टारगेट था उन प्राचीन खंडहरों के बीच में छुपी हुई वो सीक्रेट जगह। अपनी नई आर्मी और उस छोटे से क्रोनस के साथ वो उस रहस्यमयी जगह के एकदम बीचों बीच जाने लगता है। फिर वो अपनी इन्वेंट्री से एक फ्रॉगमैन का दिल निकालता है जो उसने लड़ाई से पहले ही बचाकर रख लिया था। क्रोनस बड़ा क्यूरियस होकर पूछता है कि भाई अब तू क्या खुराफात करने वाला है, लेकिन अपना हीरो उसे चुप रहने को कहता है। फिर वो उस मॉन्स्टर के दिल के ऊपर उस गॉब्लिन शमन का खून डाल देता है। इस अजीब से रिचुअल के बाद वो दिल एक बहुत ही तेज हरे रंग की रोशनी के साथ चमकने लगता है। उस जादुई आइटम को हाथ में पकड़े हुए वो उस चीज के लिए एकदम तैयार था जो अब होने वाली थी। एक बहुत ही विलेन वाली स्माइल के साथ वो कहता है कि अब वो इस पोर्टल के एक बहुत ही सीक्रेट एरिया में जाने वाला है। सिस्टम तुरंत अनाउंस करता है कि सीक्रेट खोज लिया गया है और उसे अब एक दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। और अगले ही पल अपना हंटर एक बहुत ही प्राचीन और पुराने ट्रायल अरीना में पहुंच जाता है। वो उस मिट्टी के अरीना के बीच में खड़ा होता है और बड़े ही ध्यान से उस जगह को देखने लगता है। उस जवान लड़के को याद आता है कि पिछले जन्म में भी उसे ये जगह मिली थी, लेकिन तब वो इसके अंदर नहीं घुस पाया था। अपने नौकरों के साथ वो उस अरीना के बीचों बीच चमकते हुए रोशनी के उस पोर्टल की तरफ बढ़ता है। अचानक से उस पोर्टल के अंदर से नाखूनों वाला एक बहुत ही विशाल और डरावना पंजा बाहर आता है। अपना हीरो थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि भाई ये पोर्टल के अंदर से कौन सी नई मुसीबत बाहर आ रही है। तभी एक स्क्रीन आती है और अनाउंस करती है कि इस ट्रायल के अंदर सिर्फ एक ही इंसान जा सकता है। सिस्टम उसे अपनी काबिलियत साबित करने को कहता है और अपना हीरो इस खतरनाक टेस्ट के लिए एकदम रेडी हो जाता है। वहां एक बहुत ही विशाल ड्रैकोनियन यानी ड्रैगन जैसा मॉन्स्टर बाहर आता है और सिस्टम बताता है कि लड़ाई की टाइम लिमिट सिर्फ 10 मिनट है। असल में ये जगह उन कॉन्स्टलेशंस ने बनाई थी ताकि वो अपने लिए बेस्ट हंटर्स को चुन सकें, और इसी टेस्ट के लिए उन्होंने यहाँ ड्रैगन की आर्मी के सबसे खतरनाक और एलीट सोल्जर्स को रखा था। क्रोनस को अपने ही कॉन्ट्रैक्टर पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। वो कहता है कि भाई तू तो इस ट्रायल में 10 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। वो भगवान मजे लेते हुए कहता है कि मुझे लगता है मुझे कोई नया सेंट ढूंढ लेना चाहिए। और ये सुनकर अपना हीरो उस बुढ़े पर बहुत इरिटेट हो जाता है। वो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि भले ही ये ड्रैकोनियन है, लेकिन यहाँ ये सिर्फ 1 स्टार के लेवल पर ही होगा। वो विशाल मॉन्स्टर अपना पैर जमीन पर बहुत जोर से पटकता है और लड़ाई के लिए एकदम तैयार हो जाता है। वो मॉन्स्टर अपने हीरो और उसकी फ्रॉगमैन की उस छोटी सी आर्मी को बहुत ही खूंखार नजरों से घूर रहा था। अपना जवान लड़का उस मॉन्स्टर से कहता है कि भाई जरा एक सेकंड रुकना, मुझे अपने नौकरों में कुछ मॉडिफिकेशन करना है। और ये सुनकर वो मॉन्स्टर एकदम कंफ्यूज हो जाता है। अपना हीरो मजे लेते हुए झोंक मारता है कि अरे भाई, फिल्मों में विलेन भी तो हीरो के ट्रांसफॉर्म होने का वेट करते हैं ना। उधर उसके अनडेड नौकर बहुत ही डरे हुए लग रहे थे कि पता नहीं ये हमारा मालिक अब हमारे साथ क्या नया एक्सपेरिमेंट करने वाला है। सिस्टम बताता है कि उन अनडेड को प्लेग ब्लड यानी महामारी वाले खून का यूज करके सक्सेसफुली मॉडिफाई कर दिया गया है। अब वो नॉर्मल जॉम्बी से प्लेग जॉम्बी बन चुके थे और अगर सिचुएशन सही रही तो उन्हें बार बार बनाया जा सकता था। क्रोनस उसकी इस हरकत को देखकर एकदम शॉक में था और अपना हीरो फुल घमंड में कहता है कि बुड्ढे, भूल मत कि मैं पिछले जन्म में एक 9 स्टार नेक्रोमैंसर रह चुका हूं। एक स्माइल के साथ वो कहता है कि अब मैं लड़ाई के लिए एकदम रेडी हूं। आज आज जो भी है तू। वो ड्रैकोनियन बहुत ही गुस्से और नफरत भरी नजरों से उन मेंढकों की आर्मी को देखता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो मॉन्स्टर एक बहुत ही खतरनाक स्पीड के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अपने नए वाले जॉम्बीज भी तुरंत हवा में छलांग लगा देते हैं ताकि वो उस विशाल मॉन्स्टर को रास्ते में ही रोक सकें। वो प्लेग वाले मॉन्स्टर्स तुरंत उस ड्रैकोनियन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर एक बहुत ही ब्रूटल अटैक कर देते हैं। वो दुश्मन के शरीर से एकदम चिपक जाते हैं और वो भयानक जानवर दर्द और गुस्से के मारे बहुत जोर से दहाड़ता है। उसका एक नौकर उस मॉन्स्टर के कंधे पर बहुत जोर से काट लेता है ताकि उसका सारा जहर उसके अंदर फैल जाए। लेकिन इतने सारे नौकरों के एक साथ अटैक करने के बाद भी वो विशाल ड्रैकोनियन बिना किसी कमजोरी के एकदम मजबूती से खड़ा रहता है। अपनी पूरी ताकत के साथ वो एक जॉम्बी को इतना जोरदार मुक्का मारता है कि वो मॉन्स्टर हरे खून के एक बहुत बड़े गुब्बारे की तरह हवा में ही फट जाता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि वो ड्रैकोनियन अब जॉम्बीज के लेवल 12 वाले खतरनाक पॉइजन एसिड यानी जहर का शिकार हो चुका है। अपना लड़का बड़े स्वैग में समझाता है कि उसने उन मेंढकों की सारी फिजिकल ताकत को एक बहुत ही जानलेवा जहर में बदल दिया था। वो ड्रैकोनियन ये देखकर गुस्से से एकदम पागल हो जाता है और बचे हुए सारे नौकरों को बहुत ही बेदर्दी से कुचलने लगता है।
वो अपना भारी पैर जमीन पर इतनी जोर से मारता है कि उस अरीना का फर्श ही दरक जाता है। वो भयानक जानवर एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ मारता है और अपनी पूरी ताकत के साथ अपने हंटर की तरफ दौड़ पड़ता है। अपना हीरो भी उस मॉन्स्टर की इस ढीठपन की तारीफ करता है और अपने डंडे के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर डाल देता है। इस पावर से वो ड्रैकोनियन के उस जानलेवा अटैक से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड बना लेता है। वो नोटिस करता है कि भाई इतना भयंकर जहर फैलने के बाद भी इस दुश्मन की ताकत अभी भी किसी पागल हाथी जितनी है। अगले ही पल वो शील्ड कांच की तरह टूट जाती है और अपना लड़का उस जोरदार झटके से हवा में उड़ता हुआ बहुत दूर जाकर गिरता है। अपनी जीत की खुशी में दहाड़ते हुए वो मॉन्स्टर अपने हंटर को मौत के घाट उतारने की तैयारी करता है। लेकिन भाई अपना हीरो तो असली मास्टरमाइंड है। वो तुरंत अपनी बोन कंट्रोल एबिलिटी एक्टिवेट करता है और उस डंडे की खोपड़ी एक खतरनाक पावर से चमकने लगती है। वो डंडा हवा को चीरते हुए फुल स्पीड में जाता है और सीधा उस मॉन्स्टर के शरीर को साइड से चीर डालता है। वो विशाल जानवर दर्द के मारे बुरी तरह चीख पड़ता है क्योंकि उसे इस सरप्राइज अटैक की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए अपना लड़का अपने बचे हुए सारे जॉम्बीज को एक साथ उस पर टूट पड़ने का हुक्म देता है। वो नौकर भी एकदम भूखे भेड़ियों की तरह उस ड्रैकोनियन के शरीर को जगह जगह से काटने लगते हैं जो पहले ही घायल था और जिसका ध्यान भटका हुआ था। वो मॉन्स्टर गुस्से और दर्द से पागल होकर दहाड़ता रहता है जबकि वो जॉम्बीज उसके अंदर अपना जहर भरते जा रहे थे। देखते ही देखते उस विशाल राक्षस का पूरा शरीर उन फ्रॉगमैन के उस खतरनाक जहर से एकदम काला पड़ जाता है। लेकिन भाई वो भी कोई आम मॉन्स्टर नहीं था। पूरा जहर फैलने के बाद भी वो अपनी बची हुई ताकत से एक जॉम्बी को कुचल ही देता है। फिर वो बिना किसी रहम के अपने नुकीले पंजों से एक और जॉम्बी का काम तमाम कर देता है। एक विलेन वाली स्माइल के साथ अपना हीरो कहता है कि भाई लड़ाई तो तूने बहुत अच्छी की, लेकिन अब तेरा टाइम खत्म हो चुका है। वो विशाल मॉन्स्टर घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है और दर्द और निराशा से भरी अपनी आखिरी दहाड़ मारता है। फिर अपना लड़का उस विशाल जानवर के शरीर में से अपना वो खोपड़ी वाला डंडा बाहर खींच लेता है। वो धीरे धीरे उस हारे हुए दुश्मन के पास जाता है ताकि इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर सके। एक इशारे के साथ वो अपनी सबसे खतरनाक एबिलिटीज में से एक को यूज करने की तैयारी करता है। वो अपनी लाइफ ड्रेन एक्टिवेट करता है और उस विशाल मॉन्स्टर के अंदर बची हुई आखिरी सांसें और एनर्जी भी खींच लेता है। वो जानवर एकदम बेजान होकर गिर पड़ता है और सिस्टम अनाउंस कर देता है कि भाई ने ये ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। क्रोनस भी उसकी इस शानदार जीत की तारीफ करता है, लेकिन अपना लड़का फुल स्वैग में कहता है कि बुड्ढे मैं तो यहाँ कभी खतरे में था ही नहीं। इस जीत के साथ उसे ट्रायल के रिवॉर्ड के तौर पर मार्क ऑन ऑफ रेजिस्टेंस मिलता है। वो एक बहुत ही सुकून भरी स्माइल देता है क्योंकि ये नया पैसिव मार्क कोई छोटी मोटी चीज नहीं बल्कि एक बहुत ही हाई लेवल की पावर थी। लेकिन अपना हीरो उस लाश को देखकर कहता है कि भाई असली रिवॉर्ड तो कुछ और ही है। क्रोनस पूछता है कि अब तू क्या करने वाला है, तो वो अपना मैजिक यूज करने की तैयारी करता है। वो सोचता है कि इस शानदार बॉडी से एक बहुत ही तगड़ा अनडेड बनाने के लिए उसे कुछ खास टूल्स यानी औजारों की जरूरत पड़ेगी। फिर सीन एकदम से बदलता है और हम सैतामा शहर में आ जाते हैं जहां एकदम कड़क धूप खिली हुई थी। अपना हंटर एक पुराने से गोदाम के सामने एक बहुत ही सीरियस और पक्के इरादे वाले लुक के साथ रुकता है। वो खुद से कहता है कि समय में पीछे आने के बाद भी ये जगह तो बिल्कुल भी नहीं बदली है। अचानक से उस गोदाम के अंदर एक बहुत ही जोरदार आग वाला धमाका होता है जो उसे एकदम चौंका देता है। अपना लड़का उस धुएं की वजह से थोड़ा खांसता है और हंसते हुए कहता है कि चलो, कम से कम ये धमाके भी नहीं बदले हैं। तभी उस धुएं के दूसरी तरफ से हल्के रंग के बालों वाला एक और लड़का खांसता हुआ बाहर आता है। अपने नेक्रोमैंसर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो समझ जाता है कि उसने एकदम सही बंदे को ढूंढ निकाला है। वो जवान अल्केमिस्ट धुएं से बाहर आता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये हो क्या रहा है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि केन्या शिनयानी था, जो उस टाइम पर पूरे जापान का सबसे महान अल्केमिस्ट बनने वाला था। अपना हीरो उसके पास जाता है और बड़े ही प्यार से पूछता है कि भाई क्या तुम्हारे पास बात करने का थोड़ा टाइम है। वो अपना नाम रयोगा बताता है और कहता है कि उसे उसके अल्केमी वाले टूल्स यूज करने हैं। वो अल्केमिस्ट एक अनजान बंदे की इस अजीब सी डिमांड को सुनकर एकदम चिढ़ जाता है। लेकिन अपना चालाक लड़का कहता है कि अगर मैं सिर्फ तुम्हारे टूल्स उधार लूंगा तो इसमें तुम्हारा क्या फायदा होगा, डील तो विन विन होनी चाहिए ना। वो खुलासा करता है कि उसे उस मिड ग्रेड हीलिंग पोशन की रिसर्च के बारे में सब कुछ पता है और वो उसे इस रिसर्च में हेल्प करने का ऑफर देता है, जिसे सुनकर वो बेचारा अल्केमिस्ट एकदम कंफ्यूज हो जाता है। फिर हम उस लेबोरेटरी के अंदर का सीन देखते हैं जहां कई सारे अजीबोगरीब इक्विपमेंट्स और कलरफुल टेस्ट ट्यूब्स रखे हुए थे। एक टेबल के ऊपर अल्केमी का एक बहुत बड़ा और डिटेल वाला मटका यानी कॉल्ड्रन रखा हुआ था। वो अल्केमिस्ट एकदम शॉक में था और सोच रहा था कि भाई इस लड़के ने इस पोशन को स्टेबल कैसे कर दिया।
अपना हीरो फुल रोस्टिंग वाले मोड में समझाता है कि भाई जिस फॉर्मूले को तूने सालों लगाकर ढूंढना था वो मैंने यूं चुटकियों में सॉल्व कर दिया। एक स्माइल के साथ वो एक सर्जिकल ब्लेड यानी स्कैल्पल उठाता है और पूछता है कि क्या तू इसका लाइव टेस्ट देखना चाहता है। बिना एक सेकंड सोचे अपना लड़का उस तेज धार वाले ब्लेड से अपने ही हाथ पर एक गहरा कट मार लेता है और तुरंत बाद वो उस पोषण का लाल रंग का लिक्विड अपने उस घाव पर डाल देता है। देखते ही देखते वो घाव एकदम जादू की तरह भर जाता है और वो अपना बिल्कुल ठीक हो चुका हाथ उसे बड़े ही घमंड के साथ दिखाता है। एक स्माइल के साथ खड़ा वो अल्केमिस्ट उस पोषण की इतनी भयानक पावर को देखकर एकदम शॉक और हैरान रह जाता है। वो पूछता है कि क्या इसने सच में काम किया और उस जादुई रिजल्ट की बहुत तारीफ करता है। वो जवान साइंटिस्ट उस टेस्ट ट्यूब को और अच्छे से एनालाइज करने के लिए पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अपना नेक्रोमैंसर बड़े ही मजे लेते हुए उस आइटम को पीछे खींच लेता है। वो एक शैतानी स्माइल के साथ पूछता है कि क्या भाई फॉर्मूला जानने की बड़ी खुजली हो रही है ना। वो तुरंत हाँ में सिर हिलाता है। एक बहुत ही शातिर लुक के साथ अपना लड़का कहता है कि इसके लिए तुझे मेरा एक फेवर करना पड़ेगा। वो ऑफर देता है कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे और वो उसे ऐसी ऐसी नई रेसिपी सिखाएगा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची होंगी। लेकिन इसके बदले में जो भी प्रॉफिट होगा वो 60-40 के रेशियो में बंटेगा और वो 60% ऑब्वियसली अपने हीरो का ही होगा कि ये बंदा तो उसके जाल में फंस गया जैसा उसने सोचा था। एक बहुत ही शातिर स्माइल के साथ अपना हीरो कहता है कि ले भाई, आज से तू मेरा नया पार्टनर। तभी उसके हाथ की वो अंगूठी चमकने लगती है और वो अपनी नेक्रोमैंसी यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही पल उस लैब के फर्श पर उस विशाल ड्रैकोनियन की बॉडी आ गिरती है। वो बेचारा साइंटिस्ट तो डर के मारे एकदम शॉक में आ जाता है और पूछता है कि भाई ये कौन सी भयानक चीज है। अपना लड़का बड़े आराम से समझाता है कि भाई मैं एक नेक्रोमैंसर हूं और मैं इस बॉडी को प्रोसेस करने वाला हूं। फिर वो उस अल्केमिस्ट को भी इस जॉम्बी बनाने के प्रोसेस में हेल्प करने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन वो साइंटिस्ट साफ मना कर देता है कि भाई अभी तक हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। वो उसे बस अपनी जगह यूज करने की परमिशन देता है और अपना हीरो एक बहुत ही मजे लेने वाले लुक के साथ मान जाता है। अपना लड़का समझाता है कि भाई तेरा मुझ पर शक करना एकदम नॉर्मल है क्योंकि तेरे पास्ट में तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। किसी और ने तेरी मेहनत का क्रेडिट चुरा लिया था और तुझे जबरदस्ती जॉब से निकाल दिया गया था। क्रोनस भी उस धोखेबाजी की शिकायत करता है और अपना हीरो कहता है कि ये सारे भगवान भी तो एक जैसे ही होते हैं। वो कहता है कि ये अल्केमिस्ट इसलिए हिचकिचा रहा है क्योंकि उसने अभी तक मेरी असली पावर देखी ही नहीं है। तो वो ऑफर देता है कि वो उसकी हेल्प करेगा ताकि वो अपनी आंखों से उसकी ताकत देख सके। एक बहुत ही सीरियस लुक के साथ वो अल्केमिस्ट अपने नेक्रोमैंसर को घूरता है और फिर फाइनली वो उसकी बात मान लेता है और अपना एक टूल उसके हाथ में थमा देता है। अपना हीरो उससे 5 माना स्टोन्स को एकदम सही रेशियो में पिघलाने को कहता है। थोड़ी ही देर में वो लड़का वो लिक्विड तैयार करके दे देता है और अपना हीरो उसकी इस खतरनाक स्पीड को देखकर एकदम हैरान रह जाता है। वो नेक्रोमैंसर उसके इस गजब के टैलेंट की तारीफ करता है और वो अल्केमिस्ट सोच में पड़ जाता है कि अब ये बंदा करेगा क्या। वो लिक्विड हाथ में लेकर अपना हीरो उसे फर्श पर पड़े उस विशाल ड्रैकोनियन की बॉडी के ऊपर डाल देता है। वो समझाता है कि वो इस जॉम्बी को और भी खतरनाक बनाने के लिए इसकी हड्डियों के अंदर फॉर्मूले और श्राप यानी कर्स उकेरता है और इस काम के लिए उसे ये लेयर्स चढ़ाने वाला प्रोसेस कई बार रिपीट करना पड़ेगा। फिर वो दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर की बॉडी पर बिना रुके पागलों की तरह काम करने लगते हैं। वो बेचारा अल्केमिस्ट थकान के मारे चिल्लाने लगता है क्योंकि वो बिना किसी रेस्ट के लगातार उन आइटम्स को पीस रहा था। काफी टाइम बाद अपना हंटर कहता है कि चलो भाई, ये लंबा प्रोसेस फाइनली खत्म हुआ। वो अपनी बॉडी स्ट्रेच करता है और वो अल्केमिस्ट भड़क कर चिल्लाता है कि भाई पागल है क्या, हमें काम करते करते पूरे 3 दिन बीत चुके हैं। वो साइंटिस्ट शॉक में था कि आखिर ये बंदा है कौन जिसके पास इतनी ज्यादा पावर और स्टैमिना है। सिर्फ एक 1 स्टार हंटर होने के बाद भी उसने अपनी माना से एक बॉडी के दिल को मूव कर दिया था। उसे समझ आ जाता है कि ये लड़का दुनिया के सारे लॉजिक को फेल करता है, लेकिन इसकी ये भयानक एबिलिटी एकदम रियल है। अपना हीरो उसकी तरफ पलटता है और फिर से अपना वही 60-40 वाला ऑफर रिपीट करता है। अब वो अल्केमिस्ट बिना कोई नौटंकी किए तुरंत उस हंटर की डील एक्सेप्ट कर लेता है। वो खुद एक्सेप्ट करता है कि अकेले उस हीलिंग पोशन को खत्म करने में उसे 2 साल लग जाते, लेकिन इस लड़के की हेल्प से तो पूरी कहानी ही बदल गई है। इसलिए वो उसके साथ मिलकर काम करने का फैसला करता है। एक शैतानी स्माइल के साथ अपना नेक्रोमैंसर इस रिजल्ट से एकदम सेटिस्फाइड फील करता है। वो कहता है कि उसे अपने इस नए अल्केमिस्ट पार्टनर से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। अब उसे इस मरे हुए ड्रैगन को एक अल्टीमेट जॉम्बी बनाने के लिए एक आत्मा की जरूरत थी जो उसके कोर की तरह काम कर सके। दिमाग में एक पूरा मास्टर प्लान सेट करके अपना हीरो अपना फोन निकालता है और एक कॉल लगाता है। वो पूछता है कि क्या उस ग्रुप को पैसे मिल गए और फिर उन्हें एक नई जॉब का ऑफर दे डालता है। सीन बदलता है और अब हम बॉर्डर के पास वाले एक जंगल में आ जाते हैं। अचानक से
वो रुकीज वाला ग्रुप वहां आ टपकता है और पूछता है कि क्या उसी ने उन्हें यहाँ बुलाया है। अपना हंटर उन्हें अपने पीछे आने को कहता है और वो तिकड़ी बिना कुछ सोचे तुरंत उसका ऑनर्डर मान लेती है। वो उस घने जंगल से गुजर रहे होते हैं और उनमें से एक डरते हुए कहता है कि भाई ये जगह तो बहुत खतरनाक है और मॉन्स्टर्स से भरी पड़ी है। अपना हीरो बड़े आराम से कहता है कि मैं तो बस यहाँ अपने एक पुराने जान पहचान वाले को रेस्पेक्ट देने आया हूँ। अपनी चील जैसी तेज नजरों से वो जंगल के उन पेड़ों के बीच कुछ ढूंढ रहा था। वो ग्रुप बहुत ही डर डर कर उस हंटर के पीछे उन लंबे पेड़ों के बीच से चलने लगता है। अचानक से अपना हीरो रुक जाता है और उसे हवा में कुछ अजीब सी खतरनाक चीज महसूस होती है। और अगले ही पल उन्हें एक खाली जगह पर एक अकेला ऑर्क पहरा देते हुए दिखाई देता है। वो तिकड़ी उसे वार्निंग देती है कि भाई वो मॉन्स्टर टू स्टार का है और बहुत ही खतरनाक है, पंगा मत लेना। लेकिन अपना लड़का कहाँ किसी की सुनने वाला था। वो डिसाइड करता है कि चलो अपने उस नए प्रोसेस किए हुए हड्डियों वाले हथियार को टेस्ट किया जाए। बस फिर क्या था, वो बोन कंट्रोल एक्टिवेट करता है और वो हथियार एनर्जी की एक बहुत ही खतरनाक ब्लेड फायर कर देता है। उस सुनहरी हड्डी से एक बहुत ही डरावना डार्क ऑरा और एक भयानक पावर निकल रही थी। वो ऑर्क भी तुरंत रिएक्शन देता है और पूरी ताकत से अपना भाला अपने हीरो की तरफ फेंक कर मारता है। वो भाला हवा को चीरता हुआ फुल स्पीड में नेक्रोमांसर के उस अटैक को रोकने के लिए जाता है। एक स्माइल के साथ अपना हीरो समझ जाता है कि ये मामूली सा भाला उसके जादुई अटैक को रोक ही नहीं सकता। वो मजे लेते हुए रोस्ट करता है कि बेचारे मॉन्स्टर की किस्मत कितनी खराब है, मेरा ये वार खाली जाने वाला नहीं है। और सच में वो हड्डियों वाली ब्लेड एक बहुत ही भयानक फोर्स के साथ उस भाले की नोक के चिथड़े उड़ा देती है। वो जोरदार वार सीधा उस ऑर्क के कंधे पर जाकर लगता है और वो मॉन्स्टर उस झटके से दर्द के मारे चीख पड़ता है। अपना लड़का कहता है कि यार मैंने तो सीधा इसके दिल पर निशाना लगाया था, लेकिन मानना पड़ेगा कि इस जानवर की बॉडी भी काफी मजबूत है। वो मॉन्स्टर गुस्से से पागल हो जाता है और अपने कंधे से उस हथियार के टुकड़े को बुरी तरह खींच कर निकाल देता है। इतना घायल होने के बाद भी वो जानवर अपने लड़के पर हमला करने की कोशिश करता है। वो एक आखिरी और खतरनाक कोशिश में अपनी पूरी ताकत के साथ उस हंटर की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन अपना हीरो एकदम चिल होकर एक ही जगह पर खड़ा रहता है, जैसे वो काउंटर अटैक करने के लिए एकदम सही टाइम का वेट कर रहा हो। लेकिन तभी अचानक से आग का एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो सीधा उस मॉन्स्टर के मुंह पर जाकर लगता है।